नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हम बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं और कैसे इनसे निपट सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अंशुल गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, डॉक्टर अंशुल गुप्ता, मैं आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कीमोथेरेपी को लेकर बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत सारे पहले हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि बहुत दर्द होता है, पेन होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे सवाल आपने क्लियर किए। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं? देखिए मैम, कीमोथेरेपी के नहीं, किसी भी दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इवन हम पैरासिटामोल या पेंटोप्राज़ोल नाम जो नॉर्मल टैबलेट्स खाते हैं बुखार के लिए या एसिडिटी के लिए, उनके भी पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डेफ़िनेटली कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं और समझने की बात है क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी जो काम करता है, वह काम करता है उन कैंसर सेल्स के ऊपर जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ शरीर में हमारे जो ऐसे सेल्स हैं जो सबसे तेज़ी से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि क्या? सच एज़ हमारे हेयर के जो रूट के सेल्स हैं, सच एज़ जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, स्टमक है, ईसोफेगस है, या जो भी हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, उसके जो अंदर की लाइनिंग के सेल्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वो तेज़ी से डिवाइड करते हैं। तो जो कीमोथेरेपी का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, वो उन सेल्स के ऊपर होता है, इसीलिए जो उनके प्रभाव होते हैं, वो उसी के ऊपर होते हैं। सच एज़ बाल झड़ना, हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हैं, वो बहुत एप्रीहेंसिव रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं कि डॉक्टर साहब बाल झड़ जाएँगे क्या? देखिए, कीमोथेरेपी से बाल झड़ सकते हैं, डेफ़िनिटली कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम कीमोथेरेपी बंद करते हैं, कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा आ जाते हैं। तो उसमें मैं अपने पेशेंट्स को एक बहुत ही अच्छा ये देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप मेबी अगर बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, आप शेव करके एक विग पहन लें, चाहे कुछ टाइम के लिए, और जब कीमो बंद करेंगे, अपने आप बाल दोबारा आना शुरू हो जाएगा। साथ में दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स, नौसिया जी, या वॉमिटिंग। जी, यहाँ पर मेरा जी। सवाल है बाल जुड़ा वैसे बाल झड़ने से सॉरी जुड़ा एक सवाल है, वो ये है कि क्या सारे कीमो में बाल झड़ते हैं या फिर कुछ खास जो कैंसर होते हैं उनसे जुड़े हुई जो कीमो की जाती है उससे ही बाल झड़ते हैं? मैम, बाल जो झड़ना है, वो सभी प्रकार की कीमोथेरेपी से होता है, किसी में कम और किसी में ज़्यादा। हाँ, जी, और वो कैंसर का प्रभाव नहीं है, वो कीमोथेरेपी का ही प्रभाव है। बिल्कुल। जी, सो तो जी। दूसरे साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहे थे आप। तो और साइड इफ़ेक्ट्स अगर बाल झड़ने के अलावा हम ये देखें, फटीग या कि थकान, वो बहुत कॉमन है और काफ़ी कुछ हमारे इंडियन पेशेंट्स में अंडर रिपोर्टेड रहता है कि वे डॉक्टर को सब लोग नहीं बताते, ये सोच के कि ये तो कैंसर की वजह से ही है या ऐसा है, ठीक है? फटीग या थकान हो सकता है। तीसरा, जी मिचलाना या उल्टी आना, ये एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कीमो के लिए, और हमने कीमो इसके लिए हमने अलग-अलग कीमोथेरेपी को अलग-अलग श्रेणियों में बाँटा है। कि किससे सबसे ज़्यादा संभावना है, किससे मध्यम संभावना है और किससे सबसे कम संभावना है उल्टी होने की या जी मिचलाने की। और अकॉर्डिंगली हम कीमोथेरेपी से पहले, कीमोथेरेपी के दौरान और कीमोथेरेपी के बाद घर पे कुछ दिनों के लिए हम दवाएँ देते हैं ताकि उल्टी की रोकथाम हो और जी ना मिचलाए। जी, नेक्स्ट हमारा जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है इसके अलावा, कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी से हाथों-पैरों के अंदर सुई चुभने जैसी सेंसेशन या सुन्नपना, जिसे कि हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, वह हो सकती है। अगेन, ये हर एक कीमोथेरेपी से नहीं होती है, लेकिन कुछ कीमोथेरेपी एजेंट से हो सकती है। उसके अलावा कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती हैं जिनसे किडनी फंक्शन टेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, या फिर लिवर फंक्शन टेस्ट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। बट अगेन, हम उनको उसी मात्रा में देते हैं ताकि ये इफ़ेक्ट ना के बराबर रहे, और अगर इफ़ेक्ट आता है तो हम डोज़ की दवा कम कर लेते हैं या फिर कुछ समय के लिए रोक देते हैं ताकि वो इफ़ेक्ट जो है, साइड इफ़ेक्ट उसका रिवर्सल हो सके। जी। कीमो के बाद प्लेटलेट्स कम होने की शिकायत भी अक्सर देखी जाती है, जी। तो सो इसकी क्या वजह है और इसे कैसे निपट सकते हैं? जी, जी। इसे हम कहते हैं माइलोसप्रेशन। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बात करी कि कीमोथेरेपी एक्ट करता है उन सेल्स के ऊपर जो शरीर में सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। तो उसी एक सेल्स का पार्ट है जो हमारा जो कॉमन स्टेम सेल होता है, जिससे कि रक्त की जो 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं जो कि इन्फेक्शन से अगेन हमें लड़ने से बचाते हैं, और प्लेटलेट जो कि खून को बहने से रोकते हैं जब चोट लग जाती है। तो कीमोथेरेपी के बाद ये तीनों ही सेल लाइन्स थोड़ी-थोड़ी सी कम होने लग जाती हैं, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस कारण आप देखेंगे कि कीमो का साइड इफ़ेक्ट अनीमिया, जिसे कि लो हीमोग्लोबिन, या फिर
व्हाइट ब्लड सेल का कम होना, जिससे कि कभी-कभी व्हाइट ब्लड सेल केवल कम होता है और उससे कुछ और प्रभाव नहीं पड़ता, और कभी-कभी जब व्हाइट ब्लड सेल कम होते हैं उससे कॉन्सिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं। और तीसरा प्लेटलेट कम होना। ये सभी कीमोथेरेपी के प्रभाव हैं, किंतु मेजॉरिटी कीमोथेरेपी देने के बाद ये 7 से 10 दिन के भीतर-भीतर ये प्रभाव जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो कॉमन है, आपने हालाँकि पहले ज़िक्र भी किया था, वो एक या तो कब्ज़ होती है, बहुत सारे पेशेंट्स आप देखेंगे कब्ज़ होती है, बहुत सारे में नोज़िया की बात तो आपने की ही, और कब्ज़ के अलावा कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। ये 2 चीज़ें जी। हैं। तो ये सो दोनों ही कंडीशन में जी, क्या इलाज हो सकता है और कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं? जी, जी। सो कीमोथेरेपी के बाद अगर हम बात करें कि कब्ज़ होना, तो कब्ज़ होना एक संभवतः है, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारे ऑर्गन्स, जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है पूरा, मुँह से लेके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है नीचे तक, उसके अंदर जब चेंजेज़ आते हैं पोस्ट कीमोथेरेपी, तो उसके कारण कब्ज़ हो सकती है। तो कब्ज़ के लिए मैं बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ बताता हूँ आपको। पानी ज़्यादा पीना, हुँ, इसबगोल का सेवन करना, हाई फाइबर डाइट लेना, जैसे कि गाजर, जैसे कि टमाटर, जैसे कि आंवला, ये सारी चीज़ें लेना, और रात को दूध पीना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हम देते हैं, सिरप्स देते हैं या जो हम दवा देते हैं कब्ज़ को रिलीव करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए, ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो काफ़ी काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने नौज़िया की बात करी, आई मिस्ड दिस, सो लेट मी ऐड हियर कि नौज़िया या जी मिचलाना, उसके अंदर अदरक और नींबू का बहुत बड़ा रोल है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से कई पब्लिकेशंस हैं इस चीज़ के ऊपर लेके कि अदरक का प्रयोग करने से, खास तौर पे कीमोथेरेपी से पहले और नींबू मुँह में रखने से कीमोथेरेपी के दौरान जो उल्टी या जो नौज़िया वाली समस्या है वो कम हो सकती है। जी, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन जो होती हैं, जिनका कि कोई दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जिसे कि आप रिकमेंड किया जा सकता है, वो भी अगर बताएँ तो उनकी मदद हो जाएगी, इन कंडीशंस में। सो मैम, अगर ओवर द काउंटर ड्रग्स की बात करें हम, तो अगर कब्ज़, अगर उल्टी जैसे अगर होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप जिंजर जो है, अदरक वैसे भी ले सकते हैं, या आज की डेट में जिंजर के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक ओके, है? जिनको जिंजर वैसे लेना नहीं अच्छा लगता है, दे कैन टेक जिंजर कैप्सूल्स, दे आर वेरी इफेक्टिव, काफ़ी प्रभावकारी रहते हैं वो, नौज़िया या वॉमिटिंग रोकने के लिए। लाइकवाइज़ जैसे कि मैंने बात करी इसबगोल की, हाँ, तो इसबगोल ओवर द काउंटर आसानी से मिलता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे जो बाकी एंड लैक्सेटिव सिरप्स जो होते हैं उनसे नहीं रिस्पॉन्ड करते, वो इसबगोल से वो कर जाते हैं। उल्टी के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन नाम से दवा आती है, ऑल्दो मैं फिर भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही ये सब करें। हाँ, किंतु ऑन्डेंसेट्रॉन नाम की दवा आती है, वो आप केमिस्ट से ले सकते हैं कि एज़ अ इमीडिएट रेमेडी, अगर उल्टी आ रही है तो वह लेके फिर आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं इन दैट रिगार्ड। या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर लैक्टिलोज़ नाम से एक सिरप आता है, जिसे हम 5 से 10 एमएल में ले सकते हैं, ओवर द काउंटर ईज़िली अवेलेबल है। बट अगेन ये है कि ये इमरजेंसी मेजर के लिए है, फिर भी इन चीज़ों का प्रयोग अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें। जी। बिल्कुल, एक और सवाल मेरे मन में आता है, वो ये कि टेस्ट भी मैंने सुना है अक्सर कि लोगों का बदल जाता है। कब्ज़ की बात हम लोगों ने की, भूख नहीं लगने की बात की, ऊपर से टेस्ट बदल जाता है, तो कई सारी चीज़ें जो कि अभी तक जो वो शख्स था वो खाता था, उसे वो खाना नहीं चाहता। तो क्या टेस्ट के लिए भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि अगर आप खाना है, आप उनकी क्योंकि महक भी शायद संभवतः कुछ पेशेंट्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है उस दौरान, तो उनको बहुत हल्की-सी महक भी जो ज़्यादा महसूस होती है, तीखी लगती है। तो एक एक सलाह की दी जाती है कि जब आप किसी कैंसर पेशेंट के लिए खाना बनाते हैं तो पहले नहीं बना के तुरंत ताज़ा बनाएँ, ताकि वो महक जो है वो बहुत देर तक उनके आस-पास ना रहे। ऐसी कोई चीज़ होती है क्या उनकी जो टेस्ट बदलना है? और ये संभवतः अगर ये चीज़ें हैं तो इनको कैसे इनसे बचाव या फिर इनकी कोई रेमेडी कुछ अगर आप सलाह दे पाएँ? सो मैम, अगेन टेस्ट के लिए अगर आप ये बात कहें कि टेस्ट इसलिए बदल जाता है क्योंकि जो हमारे टंग पे और हमारे मुंह में जो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं, अक्सर कीमोथेरेपी के बाद उनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो उससे बचने का यही तरीका है कि यू हैव टू वेट, उसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे हम उसको एग्जैक्टली चेंज कर सकें। बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए तीखा नहीं अच्छा लग रहा है, या नमक में उसको टेस्ट नहीं आ रहा, तो वे लोग मीठा खा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कीमोथेरेपी के बाद मुँह के छालों की कंप्लेंट करते हैं। जी, हाँ, यही मुँह के सवाल छाल था। हाँ, मुँह के जी, छालों की कंप्लेंट करते हैं और वो बोलते हैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं खा सकते। तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप आइसक्रीम खाइए।
तो उससे न्यूट्रिशन भी जाएगा, मुँह के छालों को भी रिलीफ मिलेगा। आप बनाना शेक पीजिए, आप ठंडा नारियल पानी पीजिए, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें वो लीजिए। एक और मिथ मैं यहाँ पे दूर करना चाहूँगा, बहुत सारे पेशेंट्स हमसे बोलते हैं कि सर क्या मीठा खाने से कैंसर बढ़ता है? जी, एंड बिल्कुल, बहुत और भयंकर वाली गलत है। वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमें तो कुछ खाने ही नहीं दिया जाता मीठा। ऐसा दिस इज़ कंप्लीट मिथ। मीठा खाने से कैंसर नहीं बढ़ता है और किसी भी कैंसर पेशेंट को मीठा खाने से नहीं रोकना चाहिए। हमें यदि उनका मन करता है एक लिमिटेड वे में मीठा खाना, जो कि एक जैसे कि एक औसतन इंडिविजुअल में हम रिकमेंड करते हैं, वो बिल्कुल अलाउड है कैंसर पेशेंट के अंदर। जी, लेकिन अब यहाँ पर भी एक सवाल है और सवाल ये है कि चूँकि आपने बात की कि मीठा खा सकते हैं, खाना चाहिए, लेकिन अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ है पेशेंट को, तो वो पेशेंट क्या करें? और मुँह में छाले भी हैं, तो वो ना नमक खा सकते हैं और ना वो मीठा भी ऑफ कोर्स उनकी लिमिट ही है डायबिटिक होने की वज़ह से। तो ऐसे पेशेंट्स क्या कर सकते हैं? या फिर कई बार जैसे नींबू पानी पीने से या फिर ये आप नारियल पानी की बात की, तो कई बार आपका पोटेशियम या कुछ और लेवल आपके अप डाउन हो जाते हैं। तो उस सब मामलों में कैसे क्या सलाह दी जाती है? यहाँ पे ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीज़ें कर्टेल हो गई हैं कि आप बिल्कुल, नहीं खा बिल्कुल सकते। मैम। सो ये एक स्पेशल सिचुएशंस होती हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को हम बहुत ज़्यादा मीठा रिकमेंड नहीं करते। लाइकवाइज़ जिनको किडनी डिजीज़ेज़ होती हैं उनको हम ये बोलते हैं कि आप जूसेस और ये सारी चीज़ें अवॉइड करें कि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ अवॉइड किया जाए। तो उन सिचुएशंस के अंदर मैम कोई सीधा-साधा आंसर नहीं है, बट फिर उनमें हम यही कहते हैं कि आप दवाओं के माध्यम से, जैसे मुँह में लगाने वाली कई सारी दवाएँ ऐसी होती हैं। सिंपल एक एनेस्थेटिक जेल होता है, जिसको आप खाने से पहले आधा घंटा पहले अप्लाई कर लें, आधा घंटा लगा के रखें और कुल्ला करने के बाद तब खाना खाएँ। तो वो जो मुँह की जितने भी रिसेप्टर्स हैं, जितना भी आपकी छिली हुई त्वचा है, वो शांत हो जाती है और उसके बाद आपको हल्का नमक वाला खाना या हल्की मिर्च वाला खाना आप आसानी से खा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी सलाह आपने दी है क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये शिकायत बहुत कॉमन है और लोगों को पता नहीं होता कि आई थिंक ये ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं ये वाले जो जेल की बात जी आप मैम, कर रहे हैं। ज़ाइटी जेल और बहुत सारे जेल ऐसे मुँह में ऐसे आते हैं, एनेस्थेटिक जी, जेल्स होते हैं, जो कि बड़े आसानी से ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं। डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं, ईएनटी फिजिशियंस भी यूज़ करते हैं। आप बड़े जी, आसानी से वो लेके वह लगा सकते हैं। फिर भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि एक बारी अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें ये सब यूज़ करने से पहले, बट दे कैन बी यूज्ड वेरी वेल। जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफ़र्चुनेटली ज़्यादा पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सर अगर मुँह में चला जाएगा तो क्या होगा? अगर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा? ठीक है? जी, तो थोड़ी-सी मात्रा में अगर वो लगाने के बाद अंदर भी चला जाता है तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं होती है। जी। एल्टोपीडी भी जो हमारा मकसद है वो यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे, लेकिन जब किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो अपने डॉक्टर के पास, अपने वैद्य के पास, जिस भी विधा में वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो उनके बिल्कुल। एक्सपर्ट के पास जाएँ। जी, यहाँ सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए और सही जानकारी उन तक पहुँचाने के लिए ये हमारी कोशिश है। आज के इस सेशन का आखिरी सवाल, कीमो के जो हम असर की बात कर रहे थे, ये कितने दिन तक लास्ट कर सकता है, कितने दिन तक रह सकता है और कितने दिन के बाद पेशेंट की जो ये कब्ज़ और बाकी नोज़िया और बाकी जो शिकायतें हैं, वो खत्म हो सकती हैं? सो कीमोथेरेपी के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर हम टिपिकली एक 3 हफ्ते वाली कीमोथेरेपी की बात करें, जिसको डे 1 पे देके 3 हफ्ते बाद या 21 दिन बाद आप रिपीट करते हैं, मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स वो 8वें से 10वें दिन तक ठीक हो जाते हैं और पहली 2 साइकिल्स के अंदर ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट महसूस होते हैं। यूजुअली तीसरी साइकिल आते-आते शरीर जो है, उन साइड इफ़ेक्ट्स को डील करने के लिए रेडी हो जाता है और थर्ड साइकिल ऑनवर्ड्स कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यूजुअली कीमो के बाद अगर मोटा-मोटा बोले तो पहले हफ्ते से 10 दिन थोड़ा-सा ये इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं। आफ्टर दैट बॉडी रिकवर्स। जी। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा सेशन है, ये हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही काम का साबित होगा और जो भी सवाल उनके मन में रहे होंगे, उनका जवाब उन तक ज़रूर पहुँचा होगा। डॉक्टर अंशुल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना वक़्त हमें देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।